Hello students. Now in the current lecture, this lecture, we are going to start with the practical question of the quotient. In my last lecture, I explained you the entire format. So before we start with the first practical question, you must know the proper format. If you know the format properly, then I can assure you, right, all the practical question become very easy. So now without wasting time, look at the board, right? You must have with you, right, notes. आपके पास ऑलरेडी नोट्स होगा, आप उसमें देख सकते हो। मैंने बोर्ड पे पहले से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, राइट। मैं चाहता कि आपके पास जो नोट्स है ना, उसमें आप ना मार्किंग करो। मैं यहाँ पर बोर्ड पे मार्किंग करूंगा और आपको आपके नोट्स में मार्किंग करना है, और मार्किंग करने के बाद वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड पे जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, राइट। और साथ में आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में या तो आपके पास फिजिकल कॉपी में अगर आपके पास नोट्स है तो आप वहाँ पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। बट पहले बोर्ड पे देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, उसके बाद फिर आप मार्किंग करना स्टार्ट करो। सबसे पहले लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, राइट। ये कॉस्ट आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। लुक एट द लास्ट लाइन, व्हाट इज रिटन? प्रिपेयर कॉस्ट शीट। आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। तो पहला क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आर मतलब रॉ मटेरियल। तो आपको फॉर्मेट याद होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। बट डू यू रिमेंबर डायरेक्ट मटेरियल का जो फॉर्मूला वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ऐड एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज एंड लेस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। यस, the entire formula we have to write first of all here, and then we will find out the value of a direct material. So सबसे पहला पॉइंट था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ डीएम। डीएम का मतलब क्या? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल तो डीएम लिख दिया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कम ऑन, रॉ मटेरियल का जो परचेज होगा वो भी किस में जाएगा? डीएम में ही जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल के फॉर्मूला में ही जाएगा। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड। ओके, कैरेज आउटवर्ड किस में जाएगा? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो फॉर्मेट है हमारा, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैरेज आउटवर्ड चले जाएगा। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन सेल ऑफ गुड्स। जब हम हमारी फैक्ट्री से गुड्स को बेचने के लिए बाहर निकालते हैं, उस समय जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा ना, दैट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इज कॉल्ड एज अ कैरेज आउटवर्ड। So carriage outward is nothing but it is an expense related to selling activity. Hence, it will be written under the head of selling and distribution. Next, direct wages. अच्छा, starting का format क्या है? Direct material. उसके बाद direct wages. अब direct wages बोलो या direct labor बोलो, meaning is one and the same. तो ये direct wages है, तो यहाँ पर मैं DW लिख के रखता हूँ, direct wages. Next है direct power. अच्छा, direct material, direct wages, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो थर्ड है ना डायरेक्ट एक्सपेंस, वो ये ले लेंगे, डायरेक्ट पावर। सो ये आपका डीई हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। सपोज अगर थर्डली वर्ड पावर लिखा होता ना, पावर, सो वी वुड हैव ट्रांसफर अंडर द हेडिंग ऑफ अ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में चले जाता। बट वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट वर्ड हियर। सो डायरेक्ट वर्ड इज गिवन, दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी। ना अगर सिर्फ डायरेक्टर सैलरी लिखा होता ना, तो हम उसे लिखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। बट यहाँ पर लिखा हुआ टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी। टेक्निकल मतलब जहाँ पर टेक्निक की जरूरत है, जहाँ पर मशीन की जरूरत है। तो ये जो टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी है वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो मैं यहाँ पर एफ लिख के रखता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्ट्री, तो ऑब्वियसली ये वाला खर्चा भी कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। फॉर्मेट आपको याद होगा, सेल ऑफ मतलब लेस करके है, सेल ऑफ स्क्रैप करके। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा नहीं, खाली आपको ध्यान रखना है, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप इज नथिंग बट वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो फॉर्मेट में सेल ऑफ स्क्रैप क्या होगा? लेस होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो ये आपका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मैं एफ लिख के रखता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। फॉर्मेट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है? ऐड। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है? लेस। तो यहाँ पर लेस
ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है, तो यहाँ पर बाजू में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट्री स्टेशनरी, अगेन दिस इज अ फैक्ट्री एक्सपेंस है ना, ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है, यहाँ पर मैं F लिख के रखता हूँ। अच्छा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छा रॉ मटेरियल आया तो यहाँ पर मैं DM लिख के रखता हूँ, DM। बट ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी राइट फॉर्मेट के अंदर वो अलग से लिखा ही हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमेशा ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, एंड किसी भी टाइप का स्टॉक हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, लेस। नेक्स्ट फीस टू ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर का शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है, फीस टू ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने के लिए हम किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का, स्पोर्ट्स स्टार या फिल्म स्टार राइट, किसी को हम हायर करते हैं ताकि हमारा वो एडवर्टीजमेंट कर सके। जैसे कि आमिर खान राइट, ही इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आमिर खान है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार होते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंपनी उनको बड़ी रकम देती है। तो हर कंपनी, अभी जैसे सलमान खान, ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाउ पेप्सी, अर्लियर ही वाज वर्किंग विद कोका कोला, नाउ ही इज वर्किंग विद पेप्सी। सो पेप्सी के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सलमान खान को राइट उन्होंने अपॉइंट किया है। तो जो भी फीस आप सलमान खान को पे करेंगे या जो भी फीस आप आमिर खान को पे करेंगे, वीवो आमिर खान को पे करता है, पेप्सी सलमान खान को पे करेगा। तो ये जो भी आप फीस पे करते हो, जो भी आप पेमेंट करते हो, इट इज कॉल्ड एज अ फीस टू ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर को जो भी आप फीस पे करोगे, जो भी आप पैसा दोगे, वो कौन सा खर्चा माना जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दैट अमाउंट इज पेइंग by company to that sports star or a film star just to promote the brand, just for an advertisement. So this is, it is a one of the type of advertisement expense. तो अगर ये advertisement related है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा S&D, S&D का मतलब selling and distribution. Next stationery and printing, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो या स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग हो, बात एक ही होती है। ये आपका कौन सा खर्चा होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लिखिए O&A, लिखिए आप O&A। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो S&D, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो O&A। तो फीस टू ब्रांड एम्बेसडर S&D, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टाफ सैलरी, कम ऑन, स्टाफ सैलरी किसमें जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड डिस्काउंट का क्या आएगा, नो एंट्री, मैं NE लिखूंगा, NE, नो एंट्री। आपको याद होना चाहिए FYJC में मैंने आपको कराया था, ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश ऑन डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा नहीं। तो ये जो कॉशियन का फॉर्मेट मैंने जो ड्रॉ करके रखा है, इन एंटायर फॉर्मेट trade discount is not going to record. So after end of the solution we have to write a one note where we will write what trade discount is not recorded in the books of accounts or trade discount is not recorded in the cost sheet. So यहाँ पर आप लिख दीजिए NE, no entry. Next office rent, ऑफिस का जो रेंट है वो किस में जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट फ्री सैंपल एक्सपेंस, अच्छा फ्री सैंपल होलसेलर को, रिटेलर को, जो कंपनियां होती है वो हमेशा होलसेल रिटेलर को राइट फ्री में सैंपल्स देते हैं, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो सेलिंग एक्सपेंस माना जाएगा और ये खर्चे को हम दिखाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया। और लास्ट में लिखा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। खैर ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, वो पहले हमें ध्यान रखना है। लास्ट में एक एडजस्टमेंट दिया है, सेल्स आर मेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, क्या लिखा है, 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब ये प्रॉफिट मान लीजिए 10%, जो 10% दे दिया है वो प्रॉफिट है, किसका 10% निकालने का, कॉस्ट प्राइस का। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के एंड में कम आएगा, हम जब सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे वहां पर मैं इसका जिक्र करूंगा। फिलहाल आप तैयार हो जाइए, फॉर्मेट आपका पहले से ड्रॉ करके रेडी होगा। अगर रेडी नहीं है तो ये वीडियो को पॉज कीजिए और ये फॉर्मेट को ड्रॉ कर लीजिए और ड्रॉ करने का वापस वीडियो को रिज्यूम करो, प्ले करो और उसके बाद मेरे साथ इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। सारे बच्चे मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट आपको याद है,
एक बार फॉर्मेट को रिवाइज कर ले क्या? पहले क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आंसर आएगा? प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद आगे क्या है? एड फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस क्या? सेल ऑफ स्क्रैप, क्या आएगा? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्या आएगा? नेट वर्क्स कॉस्ट। उसमें क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, क्या आंसर आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या आंसर आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सोल्ड है तो तुरंत ही ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या आंसर आएगा? टोटल कॉस्ट। उसमें क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट, और फाइनली क्या आंसर आएगा? सेल्स। ओके, सो दिस मच यू रिमेंबर्ड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का परचेज, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, बहुत सारी चीजें दी है बराबर। क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, तो ये सब दिया हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं बराबर। आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आप हेडिंग लीजिए, वहां पर लिखिए, मेरे साथ लिखिए, वहां पर लिखिए DM। DM मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? पहले हमें लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पहले पूरा फॉर्मूला लिखना है, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज। फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। I repeat whatever I have written on the board. First of all, what is there? Opening stock of raw material. Add purchase of raw material. Add expense related to purchase. एक लाइन छोड़िए और फिर लिखिए less closing stock of raw material. Closing stock of raw material. ठीक है ना? तो वन बाय वन पिकअप करते हैं वैल्यू को। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है 1,10,000। So I am writing here 1,10,000 फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। चलो ये हो गया बराबर, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ये भी हो गया। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखा है? 8,25,000। ओके, सो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर मैं लिखूंगा 8,25,000। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस है। बेसिकली एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस में दो आप है ना पॉइंट याद रखें। एक होता है कैरेज इनवर्ड और एक होता है कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी। कैरेज इनवर्ड हो, कस्टम ड्यूटी हो, इंपोर्ट ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी दोनों सेम ही है, दो अलग नाम है खाली। तो कैरेज इनवर्ड या कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, दो में से कोई भी दिख जाए, दोनों दिख जाए ना, वो एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज है। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड नहीं है। कैरेज आउटवर्ड है मेरा, वो कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। कैरेज इनवर्ड नहीं दिया है तो एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं डैश कर देता हूँ। ना 1,10,000 प्लस 8,25,000 टोटल कर कितना होगा? 9,35,000। ओके, 1,10,000 प्लस 8,25,000, 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख और 25,000 और 10,000 कितना होगा? 35,000। तो दिस इज 9,35,000। अब यहाँ पर क्या बचा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये है नंबर 13 में। सो यहाँ पर मैं टिक कर लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखा पर? 36,920। सो आई विल राइट हियर 36,920 इसका टोटल कर लेता हूँ। सो 9,35,000, ये 9,35,000 माइनस 36,920, इट इज 8,98,080। सो आई एम राइटिंग हियर 8,98,080, 8,98,080। तो बच्चों ये आ गया डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू, ठीक है ना। इस तरह से डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू अगर रेडीमेड दिया नहीं होगा, सो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला लाइक दिस। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा डायरेक्ट वेजेस। चलो डायरेक्ट वेजेस का देखो वहां पर नंबर 4 पे डायरेक्ट वेजेस कितना है? 4,21,400 डायरेक्ट वेजेस। इसके बाद आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट पावर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, ये रहा डायरेक्ट पावर।
सो डायरेक्ट पावर का वैल्यू कितना है 25 40, सो 25,840 25,840। अब ये तीनों का टोटल कर लेना है। डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू है 8,98,080 प्लस डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू है 4,21,400 प्लस डायरेक्ट पावर का वैल्यू है 25,840। बच्चों यहाँ पर वैल्यू आ चुका है 13,45,320। आई रिपीट 13,45,320। इसके सामने बच्चों मैं लिखूंगा प्राइम कॉस्ट। ये हो गया अपना प्राइम कॉस्ट 13,45,320 प्राइम कॉस्ट। चलिए प्राइम कॉस्ट में हम क्या करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूं O/H फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, सारे फैक्ट्री के रिलेटेड जो खर्चे होंगे सब वन बाय वन पिकअप करना है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये रहा टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी। सो टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी का वैल्यू 40,590। सो टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी फर्स्ट लाइन में लिखूंगा 40,590। नेक्स्ट ये रहा फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। सो फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 10,140। नेक्स्ट ये तो सेल ऑफ स्क्रैप है, लास्ट में लेस होगा अभी थोड़ी देर में। डेप्रिसिएशन ये रहा depreciation of factory building. So depreciation on factory building. Depreciation of factory building है 75,200। ठीक है ना, समझ में आ रहा है 75,200। नेक्स्ट ये रहा 11 नंबर पर फैक्ट्री स्टेशनरी। सो फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री स्टेशनरी है 12,340। और फैक्ट्री के रिलेटेड आपका खर्चा आई थिंक एवरीथिंग इज ओवर, बट लेट मी चेक वंस अगेन फैक्ट्री के सारे खर्चे आ गए क्या। ओके डन। सो बच्चों फैक्ट्री के सारे खर्चे आ गए। हमारे 4 फैक्ट्री के एक्सपेंस आए हैं 4। सो इसका टोटल कर लेते हैं। सो 40,590 plus 10,140, 75,200, 12,340। अच्छा इसका टोटल बच्चों फर्स्ट कॉलम में अंदर ही रखेंगे 1,38,270, 1,38,270। इसमें से बच्चों आपको करना है लेस सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप देखो यहाँ पर बीच में मैंने छोड़ दिया था, ये रहा सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, वही सेल ऑफ स्क्रैप। कितना सेल ऑफ स्क्रैप है 1460। नाउ फॉर्मेट में सेल ऑफ स्क्रैप लेस क्यों है, क्योंकि बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड से सब एक्सपेंस है, लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप क्या है, इनकम है। इनकम ये एक्सपेंस में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो 1,38,270 माइनस 1460। अच्छा ये हो गया 1,36,810, 1,36,810। ये जो 1,36,810 है ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाए सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने के बाद। तो सेल ऑफ स्क्रैप की वजह से आपका जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, टोटल फैक्ट्री का खर्चा है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखो पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था 1,38,270, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने के बाद 38 से 36 मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। अब ये 1,36,810 ये वाले वैल्यू में देखो क्या करना है, ऐड करना है। सो 1,36,810 प्लस 13,45,320, 13,45,320। अच्छा ये हो गया 14,82,130। कितना 14,82,130। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ये बच्चों आपका आ गया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अच्छा आगे फॉर्मेट में क्या है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। सही है। सो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ ऐड
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा, WIP के बारे में पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP डैश कर देता हूं, ये वैल्यू वैसे का वैसे ही नीचे आएगा 14,82,130, 14,82,130 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये रहा 1,20,260। सो 1,20,260 को माइनस कर देंगे 14,82,130 में से, वैल्यू आ गया 13,61,870, 13,61,870। इसके सामने मैं लिखूंगा नेट वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, WIP के पहले क्या था, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, WIP का एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आ गया, नेट वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, आप इसके नीचे कंटिन्यू कीजिए, मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आप इसके नीचे लिख सकते हो ये नेट वर्क्स कॉस्ट आने के बाद। अच्छा, इसमें बोलो क्या करना है, ऐड, क्या ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब है ना क्या करना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने भी खर्चे आएंगे ना, सब आपको वहां से लाइन से लिखते हैं, तो स्टार्टिंग से लिखते हैं। ये कैरेज आउट तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी क्या बचा बीच में, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ऊपर से चेक करते हैं, ये रहा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, तो लिखो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है 12,200, फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट, स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी है 6,30,000, बड़ा वैल्यू है 6,30,000। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। ऑफिस रेंट है 60,000, ऑफिस रेंट हो गया। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज ओवर। ऑफिस से रिलेटेड जितना भी था सब हमने ले लिया है, ठीक है, सब आ चुका है। तो ये तीन खर्चे थे, ये तीनों का टोटल आउटर कॉलम में निकालेंगे। सो 12,200 प्लस 6,30,000 प्लस 60,000, यह आ जाएगा 7,02,200, 7,02,200। ये 7,02,200 को ये 13,61,870 में है, क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे। यहाँ पर आएगा 20,64,000, 20,64,070, 20,64,070। Now this is called as cost of production. 20,64,070 is called as what? Cost of production. अभी cost of production में क्या करना है, add opening stock of FG, finished goods. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स को ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये रहा नंबर 12 पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 45,280, मैं ऐड कर लेता हूँ, जो ऊपर 20,64,070 है ना, उसमें ऐड करना है। ये हो गया 21,09,350, 21,09,350 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसको मैं ले लेता हूँ 50,240, 50,240 माइनस कर देता हूँ। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है, तो ये आंसर आ गया 20,59,110, 20,59,110। Now this is called as cost of goods sold. क्या बोलेंगे?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सोल्ड तुरंत क्या याद आना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यहां पर मैं ऐड करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के जितने भी खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं सब आपको यहाँ पर पुट करने हैं। तो सबसे पहले वहां पर देखो नंबर 3 पे कैरेज आउटवर्ड है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का वैल्यू है 28,500। उसके बाद आगे चेक करते हैं फीस टू ब्रांड एम्बेसडर, फीस टू ब्रांड एम्बेसडर 2 लाख। उसके बाद आगे ये हो गया, ये रहा फ्री सैंपल एक्सपेंस, फ्री सैंपल एक्सपेंस। फ्री सैंपल एक्सपेंस है 20,320। I think everything we have done, right? From top to bottom everything we have considered. सब कुछ चीज हमने कंसिडर कर ली है। खाली ट्रेड एक्सपेंस के सामने मैंने क्रॉस मार किया है बिकॉज़ वो रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। तो ये 3 खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के इसको मैं ऐड कर देता हूँ। 28,500 प्लस 2 लाख प्लस 20,320। So ये हो गया 2,48,820। 2,48,820। ये 2,48,820 को ऊपर क्या करना है, ऐड करना है। सो 20,59,110। बच्चों इसका टोटल आ गया 23,07,930। 23,07,930। इसके सामने आपको लेना है टोटल कॉस्ट। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। इसमें आपको क्या करना है, ऐड। क्या ऐड करना है, प्रॉफिट। देखो ये क्या लिखा है, सेल्स आर मेड टू अर्न अ प्रॉफिट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। ये जो टोटल कॉस्ट है ना उसका 10% जो निकालोगे वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसका 10% है 2,30,793। 2,30,793 और इसमें ऐड करना है। तो फाइनल आंसर आ गया 25,38,723। 25,38,723। ये जो प्रॉफिट का वैल्यू है ना वो टोटल का उसमें क्या करना है, ऐड करना है। एंड द वैल्यू यू गॉट दैट इज 25,38,723। इसके सामने मैं लिख दूंगा सेल्स। सो दिस वाज अ आंसर। अच्छा इसके नीचे नोट लिखिए, नोट यहाँ पर नोट लिखिए, ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में लिखिए, मैं दिखा रहा हूँ। देखो ट्रेड डिस्काउंट रुपीज 1,20,000। I repeat, trade and discount rupees 1,20,000 is not recorded in cost sheet. Is not recorded in cost sheet. ये जो फॉर्मेट था वो कॉस्ट शीट का था, उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और बस एक बार ट्रेड डिस्काउंट रुपीज 1,20,000 is not recorded in cost sheet। हो गया लिख के? Have you understood everything? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।